FR2 का आज हम लोग कोर्स आउटलाइन डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से इसको फुल फ्लेज देखेंगे। FR2 में अगर मैं बात करूं, FR2 कंपेरेटिवली FR1 के मुकाबले में ना कंपेरेटिवली कम एरिया है, बट टेक्निकल ज़्यादा है। इसमें टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा हैं, सही है। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, अल्लाह आप लोगों का भला करे कि अगर मैं बात कर लूँ एरियाज़ पे, तो मेजरली आपके 3 एरियाज़ हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही है, ये वो वाला नहीं है जो FR1 में पढ़ा था, ब्रॉडली ये वही एरिया है, बट उसमें कुछ एडवांस चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ें हैं हम बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से 25 से 35 मार्क का लाजमी आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा एरिया है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। इसमें FR1 में जो है डिप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट ये चीज़ें थी, यहाँ दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं, हम उस पर बात करेंगे क्या चीज़ें। तीसरा एरिया एथिक्स एंड इन अदर एरियाज ऑफ IFRS, जो 35 से 45 मार्क्स पे मबनी है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ICAP ने अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आया है और ये अपनी ग्रिड को जो है ना लाजमी फॉलो करता है। अगर लेट से पहले एरिया में 4 टॉपिक्स हैं, तुम देख सकते हो 1 2 3 4, तो ICAP ने लाजमी इन्हीं में से ही पूछना है 25 से 35 मार्क का। वो अपनी ग्रिड से डेविएशन बहुत कम करता है। तो सर इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन से होंगे FR2 के लिए, जैसे FR1 के लिए आपने जो है बताए थे कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, उससे हमें काफ़ी हेल्प हुई। आपने जो चीज़ें बताई थी, कैश फ्लो का आपने बताया था शॉर्ट में आएगा, वो शॉर्ट में आ गया। आपने EPS का बताया था, वो भी आ गया। तो क्या FR2 में भी? जी बिल्कुल। बट हम सिलेबस पूरा कवर करेंगे क्योंकि इट इज़ ICAP, देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी। जैसे NPO लास्ट टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट NPO आ गया। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन सर, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और टोटल कितने टॉपिक्स हैं? तो भाई देखो, पहले एरिया में 4 हैं, दूसरे एरिया में 4 हैं, और आपके जो हैं तीसरे एरिया में जो है 9 टॉपिक्स हैं। तो ये कुल मिला के तुम्हारे जो है 15-16 टॉपिक्स बनते हैं, 16-17 टॉपिक्स। अब इसमें से कुछ जो हैं वो बड़े बेसिक्स हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। तो आओ मैं तुम लोगों को टॉपिक्स जो है वो रिकैप करवा देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे एंड हाउ वी आर गोना अचीव दोज टॉपिक्स। पहले एरिया में आपका IS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअली जो है ना, ये तुमने देखा होगा कि ICAP के ना कंपनीज एक्ट के तहत कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं। सो IS1 का जो फुल फ्लेज नोट्स तुमने देखा होगा, 5 कंपोनेंट्स होते हैं ना, SOFP, SOCI, SOCF, सोशी स्टेटमेंट और फिर नोट्स। सो ये IS1 जो है, इसमें फुल फ्लेज तुमने नोट्स बनाने होंगे, सही है। इसके बाद है IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, दिस इज कंसोलिडेशन। अभी तक सर ये क्या होता है, ये एरिया नंबर 2 3 4, ये इन सब को मिला के हम एक एरिया पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज एंड एसोसिएट्स। सर देखो, अभी तक तुम एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, P&L बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। अब होगा ये कि भाई देखो, 2 कंपनीज हैं बट दोनों आपस में लिंक्ड हैं। हो सकता है ये जो कंपनी ए है उसने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई हो 100% या मेजर इन्वेस्टमेंट की हो, या कंपनी बी ने कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट की है। सो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो, चूंकि ये दोनों कंपनीज आपस में लिंक्ड हैं, तो तुम एक काम करो, इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज करके, कंसोलिडेट करके, कंपाइल करके बनाओ। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, ये कहलाती हैं ग्रुप लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से शोर तुम्हारा 20 से 25 मार्क का सवाल आना ही आना है कंसोलिडेशन में से। बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, बहुत बेसिक एरिया है, मज़े का है, जूसी एरिया है, इसको हम देखेंगे। FR2 के अंदर ये है कि FR2 में ना सारे टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, सो तुम बोर नहीं हो। सो ये पहला टॉपिक था, पहला एरिया था जिसमें हमने 4 टॉपिक्स को जो है वो देखा। दूसरा एरिया है तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। इसमें 4 जो है तुम्हारे टॉपिक्स हैं। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस दफ़ा के लिए बहुत अहम है। सर ये क्या होता है, पढ़ेंगे। IFRS 16 लीजेस, किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट, जो किराएदारी के अरेंजमेंट्स होते हैं ना, तो इसको अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे वो हम IFRS 16 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज IS 41 एग्रीकल्चर। सर आपको पता है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो भेड़ बकरियों के कारोबार करती हैं, डेयरी फार्मिंग करती हैं, कल्टीवेशन करती हैं, तो उसकी जो अकाउंटिंग है हम पढ़ेंगे IS 41 एग्रीकल्चर में। छोटा सा स्वीट सा टॉपिक है, एक क्लास की मार है। IS 38 SIC 32। सर तुमने FR1 में IS 16 पढ़ा टेंजिबल एसेट्स के हवाले से। IS 38 इज़ अबाउट इनटेंजिबल एसेट्स। IS 38 इज़ अबाउट इनटेंजिबल एसेट्स। मैं 5:30 तक कॉल करता हूँ। IS 38 इज़ अबाउट इनटेंजिबल एसेट्स। मैंने पढ़ा था ना कि इनटेंजिबल्स पे अमोर्टाइजेशन चार्ज होती है, तो वो कैसे चार्ज होती है, इनटेंजिबल्स होते क्या हैं, वो सारे के सारे हम IS 38 में जो है कवर करेंगे। सर ये आगे आपने लिखा है SIC 32, ये क्या चीज़ है SIC 32? देखो यार, अभी तक तुम लोग FR1 में ना छोटे बच्चे थे, तो तुम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड को पढ़ते थे,
जैसे कि तुम्हें पता है कि हर लॉ के साथ ना कुछ सर्कुलर्स होते हैं, एसआरओज होते हैं। अब देखो ये जो आईएफआरएस है ये कुरान तो नहीं है ना, कुरान तो अल्लाह ताला की एक कामिल किताब है, मगर कुरान के अलावा बाकी जितने भी लॉज हैं ना वो इंसान के बनाए हुए हैं, जिसमें कभी ना कभी अपडेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कंपनीज एक्ट अभी अपडेट हुआ था 2017 में, तो अगर तो कोई मेजर अपडेट नहीं होती तो उसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो रेगुलेटर निकालता है, जिसको आप इंटरप्रिटेशन भी कहते हो। तो आईएफआरएस की भी जो है वो इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे FR2 में तुम्हारी दो इंटरप्रिटेशंस हैं, SIC1 इंटरप्रिटेशन 1 और इफ्रिक 1, एस ये इंटरप्रिटेशन नंबर 1 इफ्रिक 1। तो ये दो इंटरप्रिटेशन हैं जो हम देखेंगे। तो सर ये एक इंटरप्रिटेशन है वेबसाइट कॉस्ट के हवाले से कि भाई वेबसाइट जो हमारी बनती है उस पर पैसे लगे तो ये हमारा इंटेंजिबल है या नहीं है, और कौन से कॉस्ट को जो है मैं वेबसाइट की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने SIC 32 में देखनी है। तो ये इंटेंजिबल्स के साथ ही मिलके होता है क्योंकि इसी की इंटरप्रिटेशन है, तो इसको हम देखेंगे डिटेल में। अभी मैं सिर्फ बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ, हमें इसको डिटेल में देखना है। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरिया जिसके अंदर 9 टॉपिक्स हैं, ये काफ़ी लेंदी एरिया है, कोड ऑफ एथिक्स है, कंपनीज एक्ट है, 4th स्केड्यूल, 5th स्केड्यूल। क्योंकि तुम्हें पता है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ IAS 1 के तहत नहीं बनाते, देयर इज़ अ लोकल लॉ एज वेल। लोकल लॉ जो कि हमारा कंपनीज एक्ट है उसके तहत भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो आपके बन रहे होते हैं, तो उसके तहत भी हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। इसमें मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन से डिस्क्लोजर्स पे तुमने फोकस करना है, अगर वही कर लोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द रिपोर्टिंग एंड प्रिपरेशन, ये वही कोड ऑफ एथिक्स है, 3 वाला तो इतना वो नहीं है, मटीरियल नहीं है। नेक्स्ट इज IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये बड़ा मजे का स्टैंडर्ड है। सर ये है क्या, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये होगा तो इसको इंशाल्लाह मैं तुम्हें टॉपिक के साथ ही बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। सर ये क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। फिर IAS 37 एंड फिर 1, IFRS 15 है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, IAS 12 है इनकम टैक्सेज, और IAS 21 है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो सर ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, ये तुम्हारा कुल मिला के सिलेबस है। अच्छा देखो यार, मैं तुम लोगों को ना पास करने के लिए कुछ अहम टिप्स बता रहा हूँ जिनका तुमने ख्याल रखना है। अब चूँकि तुम लोग मैच्योर हो गए हो, अगर तो तुम इन बातों पे अमल करते हो ना, FR2 तुम्हारा पानी की तरह स्मूथली निकलेगा। तुमने तमीज़ से बस जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो कर लेनी है। FR2 पढ़ तो लोगे तुम, बट असल चीज़ है पास करना। तुम लोग आज क्लास इसलिए ले रहे हो ताकि तुम पास कर सको ना, वरना लेक्चर्स तो सारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मेरे नहीं तो किसी और के भी होंगे। तो सर ये 5 टिप्स दे रहा हूँ, अगर तुम इन पे अमल कर लेते हो तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है तुम्हारा पेपर इजीली निकल जाएगा। तो सर क्या तुम तैयार हो? क्या तुम टेक्निक समझने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें पेपर पास करने की मैं वो तरीक़ा कार बता दूं कि अगर तो तुम वो कर लो तो तुम्हारे जो है अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह 90% चांसेस हैं कि तुम्हारे पेपर निकल जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? अच्छा जी, देखो सबसे पहले जो है ना, तुमने अपने लेक्चर्स को जो है ना वो तमीज़ से लेना है। सबसे पहले लेक्चर्स को तमीज़ से लेना है। अब चाहे वो तुम रिकॉर्डेड लो, लाइव लो, ठीक है ना, लेक्चर्स तमीज़ से लेना है और प्रॉपरली नोटिंग करनी है। लेक्चर्स के बाद मैंने जो है एक स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट रखा है, जिसमें होगा ये कि हम लोग लाइव क्लास में तो पढ़ेंगे या रिकॉर्डेड पढ़ेंगे, क्योंकि देखो तुम्हारा कोर्स जो है ना ख़त्म होने को, क्योंकि सारा पोर्टल पे अपलोड हुआ हुआ है स्मार्ट क्लासेस, सही है ना। तो तुम चाहो, और चूँकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो वो एप्लीकेबल भी है, और हर टाइम में उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह करवा रहा होता हूँ। असल चीज़ है कि यार क्या तुम इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है क्या उसको तुम अपने दिमाग में बिठा सकते हो? उसके लिए अहम चीज़ है क्विज़ेस। मैंने क्या किया है, मेरे टीए के साथ मिलकर जो है वीकली क्विज़ेस का जो है वो प्लान किया है, ठीक है ना। उसमें ये होगा कि तुम्हें एक प्लानर दे दिया जाएगा। तुम्हें एक प्लानर में बल्कि जो है अपनी टीए को मैं लाइन पे भी ले लेता हूँ, कॉल पे, जस्ट होल्ड ऑन विद मी।
और शाम आइज़ा बेटा, मैं अभी FR2 की क्लास में हूँ। ये स्टूडेंट जो हैं इनको ज़रा मैं प्लानर बता रहा हूँ, तो क्या तुम 5 मिनट लाइन पे रह सकते हो? जी, आप जो है इसमें जो है अगर ऐड करना चाहो तो कुछ ऐड कर लेना। अच्छा, मेरे साथ जो है ना ये मेरी टी है माशाल्लाह, शी इज़ ये फाइनलिस्ट ऑलमोस्ट, एंड शी हैज़ गॉट अ वास्ट एक्सपीरियंस इन द फार्म, सो वेरी डेडिकेटेड, वेरी गुड एट FR रिलेटेड एरियाज़। इनफैक्ट आपकी जो क्यूरीज़ हैं वैसे तो हम दोनों ही जवाब, आइज़ा बेटा आप म्यूट कर दो ताकि जो है वो डिस्टर्बेंस कम हो। अच्छा जी, अच्छा जी। सो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मॉडल हम लोगों के लिए बड़ा अहम रहा है और सक्सेसफुल रहा है कि क्या करते हैं कि हम लोग जैसे जैसे टॉपिक जो है कवर, तुम्हें इंशाल्लाह जो है एक हफ़्ते में जो है एक प्लानर मिल जाएगा पूरे बैच का, कि तुमने कब कौन सी चीज़ करनी है, अगर खुद करना चाहते हो इस पर रिकॉर्डेड लेक्चर, या फिर मैं कब करवाऊँगा। और फिर होगा ये कि वीकली बेसिस का जो है ना तुम्हारा एक क्विज़ होगा, जैसे IFRS 8 का आइज़ा पूरा प्लानर तुमसे शेयर कर देगी इंशाल्लाह। क्विज़ेस तुमने लाजमी देना, क्योंकि देखो लेक्चर्स में जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई सारे पायरेटेड लेक्चर सब अवेलेबल हैं, मेरे नहीं पूरे पाकिस्तान में जितने टीचर्स हैं। तुम पास कब होगे? तुम पास कब होगे जब तुम पेपर पर्सपेक्टिव से तैयारी करो। तो ये 4 बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नंबर 1 प्रॉपरली प्लान्ड होके चलना, वीकली बेसिस पे क्विजेज अटेम्प्ट करना, तुम्हें चेक होके एक दिन में मिल जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टडी टेक्स्ट को लाजमी पढ़ना। सबसे बड़ा ब्लंडर मारते हैं बच्चे जो स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ते। बाखुदा बता रहा हूँ, एग्जामिनर 60 to 70% स्टडी टेक्स्ट की चीज़ें पूछ रहा होता है। स्टडी टेक्स्ट को अगर तुम तमीज़ से पढ़ लो तो यकीन करो तुम्हारे आधे गम, आधे क्या 80% गम ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी चीज़, तुमने मॉक्स को, मैं पूरे बैच के अंदर 3 से 4 मॉक्स कंडक्ट करूँगा बाकायदा, पूरे 3.5 घंटे का माहौल बना के, 3.25 घंटे का ICAP का, वो तुमने अटेम्प्ट करने, ताकि तुम्हारा पेपर की सिचुएशन से आशनाइयत हो जाए। इसी तरीके से पिछले 8 अटेम्प्ट के पेपर्स लाजमी करना। तो बस अगर तुमने ये चीज़ें कर ली जो मैंने तुम्हें बताई हैं 4-5, इंशाल्लाह मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हारा FR2 किसी माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने इतना अच्छा किया होगा। मगर ज़रूरी ये है कि तुमने ये 4 से 5 चीज़ें जो है अटेम्प्ट करनी है। ये मैं ग्रुप पे भी तुम्हें बता दूँ। मैं ग्रुप के लिए अपना नंबर भी तुम लोगों को यहाँ लिख देता हूँ, ताकि जो है तुम लोग मेरे साथ इन टच रहो, सही है ना। मैं अपना नंबर भी यहाँ तुम लोगों को लिख देता हूँ, मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं अपने रजिस्टर्ड ग्रुप में तुम लोगों को ऐड कर दूँ, ठीक है। मुझे मैसेज लाजमी कर देना। तो सर हैविंग सेड दैट, तो फिर क्या आज का टॉपिक स्टार्ट करें? क्या बोलते हो, आज का टॉपिक स्टार्ट करें? आइज़ा आपका कोई इनपुट है? आइज़ा आप बच्चों को अगर कोई मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आप पिछले 3-4 साल से बच्चों के साथ चीज़ें, हाँ नहीं, आप क्लास कंप्लीट ही करें, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं ग्रुप पे बात कर रही हूँ। आप ज़रा जो है बच्चों को एक दफ़ा बता दो कि आप जो है वो प्लानर वगैरह किस तरीके से शेयर करोगे और क्विज़ेस का क्या मैकेनिज़्म होगा, ज़रा जल्दी से बता दो बच्चों। हाँ, एक मिनट रुको आइज़ा, आइज़ा अच्छा मुझे ज़रा जल्दी से बताओ बच्चों, क्या तुम लोगों को आवाज़ आ रही है आइज़ा की? आइज़ा की आवाज़ आ रही है? जल्दी से बता दो, आइज़ा की आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? जी आइज़ा, अब आप बोलो, ज़रा ज़ोर से बोलना ताकि बच्चे सुन लें कि आप किस तरीके से जो बच्चों का क्विज़ और मॉक्स वगैरह अटेम्प्ट करोगी, कब प्लानर शेयर करोगी। ओवर टू यू आइज़ा। ठीक है, और जो प्लानर है वो आपको विदिन 2 डेज में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और मैं होप रखूंगी कि मैं आपके जितने भी क्यूजीज है मॉक विदिन मॉक आपका ना 1 मंथ पहले, यानी एग्जाम से 1 मंथ पहले आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक ऐसा प्लानर मिल जाएगा जिससे आपको पता होगा कि इस वीक मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और उसका एनालाइज टेस्ट आपको मिल जाएगा, और वो टेस्ट आपको नेक्स्ट डे आपको वो चेक होकर भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर, वो सब मैं पर्सनली अपने बिहाफ पर हैंडल कर रही होंगी, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि ये आंसर नहीं करता या फिर सिर्फ सर ने समझा दी तो काफ़ी है, और मतलब कोई आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं आएगी। हम 24/7 आपके साथ प्रेजेंट होंगे, आपकी हर क्वेरी के लिए, आपके आंसर्स के लिए, और आपकी जितने भी टेस्ट हैं सब के लिए, आपकी रिपोर्ट के लिए आपको जगाते रहेंगे कि आप भूलेंगे नहीं कि आपको मॉक देना है, नहीं देना, कब होना, कभी भी आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा।
मतलब आयजा ये कहना चाह रही है कि तुम लोगों के लिए हम सब कर देंगे, अब तुम्हारा सिर्फ एक काम है, तुम्हारा सिर्फ एक काम है, पढ़ाई कर लो, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, बाकी जो गम है तुम्हारे टेस्ट वगैरह क्विज वगैरह वो सब हमारे ऊपर है। सो इंशाल्लाह फिर सब नियत करते हैं। चलो आयजा, थैंक यू सो मच। बच्चा मैं बच्चों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो फिर आप उनको जो है वो देख लेना उनकी जो भी क्वेरी हो। ओके बच्चा, थैंक यू। सर हाँ भाई, तो फिर स्टार्ट करें, आज पढ़ने का दिल है, टॉपिक स्टार्ट करें एक। अच्छा जी, रुको, लेट मी शेयर द फाइल विद ऑल। मेरे साथ हो, जल्दी से मैसेज करके बता दो मुझे, सब जवाब देंगे। सब मेरे साथ हो, स्टार्ट करें। हाँ भाई, सब मेरे साथ हो या नहीं हो? अच्छा जी, एक बात बताओ, ये है अभी तक जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए आए थे वो कंपनी लेवल पर बनाते हुए आए थे, ऐसा ही है? अभी तक जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, पीएनएल बनाते थे, एसओसीआई बनाते थे, वो कंपनी लेवल पर बनाते थे। एक बैंक ले लेते हैं, मारफानी बैंक। मुझे एक बात बताओ, ये जो मारफानी बैंक है, ये देखना तुम, ये जो मारफानी बैंक है, इसने 500 रुपये के एसेट्स लगाए और 100 रुपये कमाए इन मिलियंस। रिटर्न ऑन एसेट्स है 20%, एवरेज रिटर्न है इंडस्ट्री का 15%। ये कंपनी कैसी है? मारफानी बैंक लिमिटेड कैसा परफॉर्म कर रही है? जरा कोई मुझे बताएगा, मारफानी बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है? कोई मुझे बताएगा? जल्दी से बताओ। मारफानी बैंक ने प्रॉफिट कमाया है 100 रुपये का और एसेट्स लगाए हैं 500 रुपये के, तो 20% का रिटर्न कमाया है। इंडस्ट्री का रिटर्न है 15%। मारफानी बैंक ने कैसा परफॉर्म करा है? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा मारफानी बैंक ने कैसा परफॉर्म करा है? जल्दी से बताओ, कैसा परफॉर्म करा है मारफानी बैंक? देख के क्या लगता है, मारफानी बैंक ने अच्छा परफॉर्म करा है या बुरा परफॉर्म करा है? कौन मुझे बताएगा? जल्दी से बताओ। इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न है 15%, मारफानी बैंक ने 20% कमाया है। बताओ, अच्छा परफॉर्म किया है, बुरा परफॉर्म करा है? जी सरकार, नहीं है, 5:30 बजे नहीं है। और अगर रोज़े के बाद नहीं हो, जैसे मैंने आपको बताया था, तो फिर कब? आता हूँ तो फिर आप देते नहीं हो टाइम, मसला ही है ना। तो फिर आप बताओ कब आऊँ, मगर टाइम दे दोगे? फिर कितने बजे आऊँ? एग्जैक्ट टाइम बताओ, उस टाइम पे आ जाऊँगा। या मैं तरावी वो ईशा पे आ जाऊँ 8:30 बजे, क्योंकि मेरी तरावी तो ख़त्म हो गई है। नहीं तो फिर 9 बजे आ जाऊँ, 8 बजे आ जाऊँ, 8 बजे सही है? तो बता दो यार, वो फिर मैं मसला होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा जी, सो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि भाई ये जो कंपनी है, अगर तुम देखो मारफानी लिमिटेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है भाई। इंडस्ट्री का जो रिटर्न है वो 15% है। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई ये कंपनी जो है क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कोई भी दिमागी तौर पे दिमागी तवाज़ुन रखने वाला बंदा वो बोलेगा कि यार इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, 20% कमा के दे रही है। इंडस्ट्री का रिटर्न है 15%, मगर ये कमा के दे रही है मारफानी बैंक 20%, तो अच्छा है। मगर अब मैं तुम लोगों का परसेप्शन चेंज करता हूँ, ये देखो कैसे। अब तुम इस कंपनी को जो है ना बुरा भला बोलोगे। सर देखो, कोई भी कंपनी
एक से ज़्यादा सेगमेंट्स में ऑपरेट कर सकती है, अलग अलग तरीक़ों से कमा कर सकती है। जैसे यूनिलीवर है, वो जो है शैम्पू भी बेच रही है, वो आइसक्रीम भी बेच रही है, वो पता नहीं स्पाइसेस भी बेच रही है। बैंक की बात बताऊं, बैंक ट्रेजरी से भी कमा रहा होता है, कॉरपोरेट लोन्स दे के भी कमा रहा होता है, कंज्यूमर्स को भी लोन दे के कमा रहा होता है, इंश्योरेंस भी बेच रहा होता है। तो ये कहलाते हैं सेगमेंट्स। अब मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि यार ये जो मारफानी बैंक है ये 3 सेगमेंट्स में जो है वो काम कर रही है, 4 सेगमेंट में, यानी 4 सेगमेंट से जो है मारफानी बैंक कमाती है। कौन कौन सा? यानी ये जो 100 रुपया बन रहा है ना, ये 4 सेगमेंट्स को ट्रेजरी से कमा रही है। कितने कमा रही है? 10 रुपये। 200 रुपये लगा के रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है ट्रेजरी पे? 5%। कॉर्पोरेट लोन से 100 रुपये लगा के 60 कमा रही है, रिटर्न है 60%। कंज्यूमर से नेगेटिव नुकसान कर रही है, 100 रुपये लगा के नेगेटिव 5% का लॉस है। इंश्योरेंस से मारफानी बैंक कमा रही है 35 रुपये, 100 रुपये लगा के 35% का रिटर्न है। तो तुम छूटते ही बोलोगे कि ये मारफानी बैंक के जो लोग हैं क्या ये पागल वागल हैं? इनको तो ये जो कंज्यूमर है इसको तो बंद कर देना चाहिए, ये तो नुकसान कर रहा है, ये चला ही क्यों रहे हैं, ये तो बंद कर देना चाहिए। इसी तरीके से जो है ट्रेजरी को भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि जब 5% का रिटर्न दे रहा है, तुम्हारा बस ना चले, तुम बोलो कि भाई सारा का सारा पैसा कॉर्पोरेट लोन में लगाया जाए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है। तो तुम समझे, ये वाली चीज़ तुम शायद कंपनी लेवल पर नहीं बता पाते, बट जब तुम्हें सेगमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन दी गई तो यू वर एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा यार मैनेजमेंट जो है किन सेगमेंट्स के अंदर हडरामी कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के तुम्हें फ़वाइद पता चले, वाई सेगमेंट रिपोर्टिंग इज़ कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट। अब तुम्हें आइडिया हुआ इसकी सिग्निफिकेंस का। क्या तुम्हें आइडिया हुआ इसका? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, सेगमेंट रिपोर्टिंग का फायदा पता चला? डिड यू गेट टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग? जल्दी से मैसेज करके बताओ। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट टू नो कि यार सेगमेंट रिपोर्टिंग की फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, अब सर सवाल ये पैदा होता है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या तमाम कंपनीज़ को करना ज़रूरी है? द आंसर इज़ नो। ये मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा, एक लिंक शेयर करूंगा गूगल ड्राइव का, उसमें ये सारी चीज़ें, यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या सब कंपनीज़ को, प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक, लिस्टेड, सबको करना ज़रूरी है? नहीं सर, याद रखो सेगमेंट रिपोर्टिंग का जो स्टैंडर्ड है IFRS 8, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ के लिए, ये अनलिस्टेड कंपनीज़ के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ के लिए। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ के लिए। अच्छा जी, अब सर सवाल ये पैदा होता है कि एक कंपनी में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, 50-100 के करीब डिपार्टमेंट होते हैं, तो क्या हमें हर 100 डिपार्टमेंट्स के हवाले से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्फॉर्मेशन देनी है? द आंसर इज़ नो। स्टैंडर्ड बोलता है कि हर सेगमेंट के हवाले से तुमने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन से सेगमेंट के हवाले से तुमने इन्फॉर्मेशन देनी है। तो तुम एक काम करो, अपने सेगमेंट को तोड़ो ऑपरेटिंग सेगमेंट में। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट मीन्स डिपार्टमेंट। तो तुम एक काम करो, फ़ौरन सारे सेगमेंट्स को रिपोर्ट नहीं करो, तुम सबसे पहले सेगमेंट को कन्वर्ट करो ऑपरेटिंग सेगमेंट में। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है सर? ऑपरेटिंग सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जिसके अंदर ये 3 बातें हों। ऑपरेटिंग सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जिसमें ये 3 बातें हों। नंबर 1, वो रेवेन्यू सेंटर हो, कमाऊ पूत हो। वो रेवेन्यू सेंटर हो, कमाऊ पूत हो। इसका मतलब सर फाइनेंस डिपार्टमेंट
क्या वो रेवेन्यू सेंटर कहलाएगा? नो, क्योंकि वो कमाता नहीं है। सर HR डिपार्टमेंट क्या रेवेन्यू सेंटर कहलाएगा? नो, क्योंकि वो कमाता नहीं है। सर कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या वो रेवेन्यू सेंटर कहलाएगा? जी सर बिल्कुल, क्योंकि वो कमाता है। तो याद रखो, ऑपरेटिंग सेगमेंट वो सेगमेंट होगा जो कमाता होगा। रेवेन्यू सेंटर मींस वो सेंटर जो कमा के देता है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहली कंडीशन ये है कि इट शुड बी अ रेवेन्यू सेंटर। दूसरा पॉइंट, इट्स रिजल्ट्स मस्ट बी रिव्यूड बाय सीनियर मैनेजमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। सर याद रखो, ऑपरेटिंग सेगमेंट वो सेगमेंट होगा जो रेवेन्यू सेंटर भी हो और उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीक्वेंट बेसिस पर जो है क्या कहते हैं, वो मैनेजमेंट जो है उसको रिव्यू करती हो फ्रीक्वेंट बेसिस पर रिव्यू करती हो। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैं एक कंपनी में CFO था आज से 6-7 साल पहले। तो वहाँ हमारा एक सेगमेंट था, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ किराए पे दी हुई थी और वहाँ से सिर्फ 10 लाख रुपए आते थे और कंपनी बिलियंस कमाती थी, बिलियन, अरब। सो मुझे बताओ, क्या अगर 1-2 अरब के प्रॉफिट के अंदर क्या 10 लाख रुपए इतने मैटर करेंगे? इममटीरियल है। तो मैनेजमेंट जो है ना उस सेगमेंट को देखती भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि यार वो रेवेन्यू सेंटर तो था, कमा के तो दे रहा था वो प्रॉपर्टीज़, बट वो इममटीरियल थी, बहुत छोटी अमाउंट थी। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी इन्फॉर्मेशन को, उस सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन को सीनियर मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलरली रिव्यू करते हैं। तीसरी कंडीशन, सिस्टम में जो सिस्टम यूज़ करते हो आप, बाकायदा हर कंपनी के अंदर अपना अलग रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है अकाउंटिंग का, उसमें उस सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन अलग से अवेलेबल हो। अगर तो किसी भी सेगमेंट में ये 3 बातें होंगी तो वो सेगमेंट क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा। नंबर 1, वो रेवेन्यू सेंटर हो, उसकी इन्फॉर्मेशन रेगुलरली रिव्यू होती हो मैनेजमेंट से, और उसकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में सेपरेटली अवेलेबल हो। अगर तो ये तीनों बातें हैं तो वो सेगमेंट क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो सर क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट को हम अलग से बताएंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट के हवाले से? नहीं, स्टैंडर्ड बोलता है ऑपरेटिंग सेगमेंट के ऊपर एक और फिल्टर लगाओ। वो जो सेगमेंट अब निकलेंगे वो कहलाएंगे रिपोर्टेबल और उनकी रिपोर्टिंग होगी। तो सर हमने अभी तक 3 बातें पढ़ी। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है, सेगमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है, सही है। सर सेगमेंट रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें सेगमेंट वाइज पता चल सके कि यार कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। सेगमेंट रिपोर्टिंग कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है? सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट्स। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? जो कि रेवेन्यू सेंटर हो, इसकी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट रिव्यू करती हो और इसकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में सेपरेटली अवेलेबल हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल? कोई कीड़े? मुझसे बात करो। सबको क्लियर है ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है? चलो अच्छी बात है। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट को हम जो है वो रिपोर्ट करेंगे? नो, स्टूडेंट बोलता है तुम एक काम करो, अब वो सेगमेंट जो ये बातें पूरी करता होगा आप उसको अपनी फाइनेंशियल्स के अंदर अलग से दिखाओगे। कौन सा सेगमेंट? रिपोर्टेबल सेगमेंट जो कि कहलाएगा। नंबर 1, रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो और वो 2 का या तो A पूरा करता हो या B पूरा करता हो या C पूरा करता हो। रिपोर्टेबल सेगमेंट वो सेगमेंट है जो रिपोर्ट होगा। रिपोर्टेबल सेगमेंट वो कहलाएगा जिसमें ये 2 बातें हों। नंबर 1, वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो और उसकी इन तीनों में से कोई एक बात हो, A, B या C। या तो उस सेगमेंट का रेवेन्यू कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज़्यादा हो, उस सेगमेंट के एसेट्स कंपनी के टोटल एसेट्स का 10% या उससे ज़्यादा हो, उस सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के 10% या उससे ज़्यादा हो। सर क्या मतलब? एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 2 का A, B या C ये या के साथ है और के साथ नहीं है। या तो A हो या B हो या C हो, तीनों में से कोई एक बात भी होगी किसी भी सेगमेंट में तो वो रिपोर्टेबल बन जाएगा। तो रिपोर्टेबल के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो वो ऑपरेटिंग हो और इन तीनों में से कोई एक बात हो, उसका रेवेन्यू कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज़्यादा हो,
उसका एसेट कंपनी के टोटल एसेट्स का 10% या उससे ज़्यादा, और आगे प्रॉफिट की बात है। अब एक एक करके बात करते हैं, मेरे साथ रहेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा आप लोग मेरे साथ रहो। मैं चाहूँगा आप लोग मेरे साथ रहो, मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, चलो ग्रेट। सर मारफानी लिमिटेड है, वो ट्रेजरी, कॉरपोरेट, कंज्यूमर लोन, इंश्योरेंस में डील करती है। इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो है 100, ट्रेजरी से कमाया है 5, कॉरपोरेट से कमाया है 75, कंज्यूमर से कमाया है 9, इंश्योरेंस से कमाया है 11। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू 100 का 5 डिवाइड बाई 100, 5%, 75%, 9%, 11%। जल्दी से बताओ, रिपोर्टेबल सेगमेंट का हमने क्या पढ़ा था सर? या वो नंबर 1 ऑपरेटिंग हो और इन चार, और या तो उसका रेवेन्यू कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज़्यादा हो। जल्दी से बताओ, ट्रेजरी रिपोर्टेबल है, नॉन रिपोर्टेबल है? इस कंडीशन की बेसिस पर रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, जल्दी से बताओ। रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, ट्रेजरी, जल्दी से बताओ। रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, जल्दी से। नॉन रिपोर्टेबल ना किरण, 10% से कम है ना बेटा। नॉन रिपोर्टेबल ना 10% से कम है ना बेटा। कॉर्पोरेट, 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 जल्दी से बताओ। कॉर्पोरेट रेवेन्यू की बेसिस पर रिपोर्टेबल है या नहीं? कॉर्पोरेट रेवेन्यू की बेसिस पर रिपोर्टेबल है या नहीं? रिपोर्टेबल है सर, 10% से ज़्यादा है। देखो ये टोटल रेवेन्यू का 75% बन रहा है। कंज्यूमर लोन रिपोर्टेबल है, नॉन रिपोर्टेबल है? जल्दी से बताओ। कंज्यूमर लोन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, जल्दी से बताओ। रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, क्योंकि 10% से कम है। इंश्योरेंस रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल? रिपोर्टेबल, क्यों? क्योंकि 10% से ज़्यादा है। तो सर हमने क्या पढ़ा? रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होगा सर? नंबर 1 वो तो ऑपरेटिंग हो, पहले तो ऑपरेटिंग हो ज़रूरी है, रिपोर्टेबल के ज़रूरी है वो ऑपरेटिंग हो, और इन तीनों में से कोई एक बात हो, उसका रेवेन्यू कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज़्यादा हो। अगर ये पूरा नहीं होता तो उसके एसेट्स कंपनी के टोटल एसेट्स का 10% या उससे ज़्यादा हो, और अगर वो नहीं होता तो उसका प्रॉफिट या लॉस कंपनी के टोटल एसेट्स का 10% या उससे ज़्यादा। ये मैं शेयर कर दूंगा, अगर किसी को इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, रिपोर्टेबल सेगमेंट वो सेगमेंट होगा जब या वो ऑपरेटिंग हो, एंड रेवेन्यू वाला तो हमने देख लिया। अगर रेवेन्यू नहीं है तो उस सेगमेंट के एसेट्स कंपनी के टोटल एसेट्स का 10% या उससे ज़्यादा हो। अब इसको देख लेते हैं, ये देखना, मारफानी लिमिटेड, ट्रेजरी, कॉरपोरेट, कंज्यूमर लोन, फाइनेंस, टोटल आ रहा है। एसेट्स हैं ट्रेजरी के 5, कंपनी के टोटल हैं 100, ट्रेजरी के 5 हैं, कॉरपोरेट के 75 हैं, कंज्यूमर के 9 हैं, फाइनेंस के 11 हैं। सर जल्दी से बताओ, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स ट्रेजरी का कितना परसेंट है? जल्दी से बोलो, कितना परसेंट है ट्रेजरी? जल्दी जल्दी जल्दी। 5%। कॉरपोरेट कितने परसेंट है? 75%। कंज्यूमर लोन 9%। फाइनेंस 11% टोटल। जल्दी से बताओ। रिपोर्टेबल, ट्रेजरी, रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, ट्रेजरी, रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, ट्रेजरी, रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, जबरदस्त जबरदस्त। कॉर्पोरेट लोन, कॉर्पोरेट लोन, कॉर्पोरेट लोन रिपोर्टेबल, जबरदस्त। कंज्यूमर लोन, कंज्यूमर लोन नॉन। फाइनेंस,
फाइनेंस। हाँ, बाकी बताओ। मुस्तफ़ा, सना, फाइनेंस, जल्दी जल्दी। बताओ फाइनेंस। हाँ, ये देखो भंड मारा ना। अरे अल्लाह के बंदो, फाइनेंस तो ऑपरेटिंग ही नहीं है। हमने रिपोर्टेबल के लिए क्या पढ़ा था कि ज़रूरी है कि वो पहले ऑपरेटिंग हो। वो ऑपरेटिंग ही नहीं है। फाइनेंस तो रेवेन्यू सेंटर है ही नहीं, तो ऑपरेटिंग कैसे हुआ? तो वो रिपोर्टेबल ही नहीं है ना भाई। नहीं समझे? ये एग्जामिनर, आईकेप का एग्जामिनर ये ब्लफ मारता है, ये हरकतें करता है आईकेप का एग्जामिनर। फिर बच्चा बोलता है हम तो सही करके आए थे बट आईकेप ने फेल कर दिया। समझ आया? तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद रिपोर्टेबल सेगमेंट की डेफिनेशन। बस एक आखिरी डेफिनेशन है जो हमने देखनी है कि उसका प्रॉफिट या लॉस, वो थोड़ी टेक्निकल है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सर यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो। सर पोर्टल पर सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अलबत्ता हम लोग जो है इसकी क्यूरी सेशन जो है वो अभी हम लोग लाइव क्लास भी लेंगे। सो तुम लोगों को पूरा टाइम टेबल जो है वो ईद तक इंशाल्लाह सब मिल जाएगा, क्योंकि आखिरी रातें हैं तो मैं शायद ईद से पहले क्लास रखनी है या नहीं रखनी है कोई, या ईद के बाद रखें? क्या बोलते हैं? ईद से पहले रखनी है या ईद के बाद रखें? ओके ओके, सही है। चलो मैं देख के बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है? उस वक्त तक मैं तुम लोगों को पूरा प्लानर वगैरह भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, मैंने तुम्हें अपना नंबर शेयर किया है, मुझे मैसेज कर दो ताकि मैं तुम लोगों को ग्रुप पे ऐड कर दूं। मैंने नंबर शेयर किया हुआ है ना, मुझे मैसेज कर दो ताकि मैं ग्रुप पे ऐड कर दूं। तो सर अपना